फसल कविता में कवि नागार्जुन ने यह बताने का प्रयास किया है कि फसल के निर्माण में किन आवश्यक तत्वों की भूमिका होती है। सबसे पहले वे कहते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। फसल क्या है? कवि पहले यह सवाल उठाते हैं, फिर बताते हैं कि नदियों के पानी का जादू है फसल। हमारे देश में जो नदियाँ बहती हैं वो अलग अलग तरह की विशेषताओं को धारण करती हैं। उनकी जल में तरह तरह के रसायन, खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कृषि के निर्माण में, खेती के विकास में यानी फसलों को धारण करने में मिट्टी की सहायता करते हैं। उन नदियों के पानी के जादू से हमारे देश की मिट्टी सींची जाती है और उसके बाद फसल विकास प्राप्त करती है। यह सारी प्रक्रिया यानी पानी का मिट्टी में घुलना, मिलना, फसल के निर्माण में सहायक बनना, यह सब कुछ एक जादुई करामात की तरह है। इसीलिए कवि कहते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। और नदियों के पानी का जादू है फसल, यह कहते हुए कवि यह भी कहते हैं साथ ही साथ कि लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों किसानों के हाथों के स्पर्श की गरिमा है। यहाँ कवि नागार्जुन श्रम की प्रतिष्ठा करते हैं। किसानों का परिश्रम अगर सम्मिलित न हो तो फसल का निर्माण हो ही नहीं सकता। भले ही हमारे पास पानी हो, प्रकाश हो, वायु हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर किसान का श्रम न हो तो फसल का कैसे निर्माण होगा? ये संभव ही नहीं है। तो हमारे देश के लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों जो किसान हैं वो अपने हाथों के स्पर्श से मिट्टी को सहलाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, बीज बोते हैं मिट्टी की गुणवत्ता के अनुरूप, और तब जा कर के फसल अंकुरित होती है, रूप आकार प्राप्त करती है, विकसित होती है। कवि कहते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। हमारे देश की धरती सृजनात्मक क्षमता से परिपूर्ण है। हमारे देश में अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संदली मिट्टी, पीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, और हर मिट्टी की अपनी खासियत होती है, अपनी गुणवत्ता होती है, अपनी विशेषता होती है, और उसी के अनुरूप वह फसल को धारण करती है। एक ही मिट्टी में हर तरह की फसल को नहीं उगाया जा सकता। किसान जो फसल का सर्जक होता है और सबसे बड़ा सर्जक होता है, वह मिट्टी के गुण धर्म को अच्छी तरह से पहचानता है। वह जानता है कि किस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार की फसल को उगाया जा सकता है। उसी के अनुरूप वह बीज बोता है और मिट्टी उसे धारण करती है। इस तरह से फसल का निर्माण होता है। कवि नागार्जुन कहते हैं, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। यहाँ वह अपनी बात को पुनः दोहराते हैं कि नदियों के पानी का जो जादू है वह बड़े आश्चर्यजनक तरीके से फसल के विकास में सहायक बनता है। किसान के हाथों के स्पर्श की महिमा है फसल। किसान अपने परिश्रम से फसल को पोषित करता है, पुष्पित, पल्लवित करता है, और तब कहीं जाकर के वह अन्न को धारण कर पाती है। भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुण धर्म है। मिट्टी के गुण के अनुरूप फसल का निर्माण होता है। हर तरह की मिट्टी अपनी गुणवत्ता के अनुरूप फसलों को धारण करती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, और सूर्य की किरणों का प्रकाश भी फसल के निर्माण में सहायक बनता है। अगर मिट्टी को जल न मिले, प्रकाश न मिले, वायु न मिले तो मिट्टी फसल को धारण नहीं कर सकती। तो उतना ही आवश्यक सूर्य का प्रकाश भी है फसल के निर्माण के लिए, और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और हवा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो कवि कविता में ये कहना चाहते हैं कि पानी, हवा, प्रकाश, मिट्टी और किसान के हाथों का स्पर्श, ये वो आवश्यक तत्व हैं जो जब सम्मिलित रूप आकार लेते हैं तो फसल का निर्माण होता है। जब इनका पारस्परिक संयोग बनता है, ये सब परस्पर मिलते हैं तो फसल का निर्माण होता है।
तो फसल के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं ये तो कवि ने इस कविता में बताया ही है और बार बार अपनी बात को महत्वपूर्ण तरीके से दोहराया भी है। उसके साथ ही साथ कवि अपनी इस कविता के माध्यम से हमें यह भी बताना चाहते हैं कि प्रकृति की जो संरचना है उसके साथ हम छेड़छाड़ न करें, नदियों को स्वच्छ निर्मल बहने दें, उसे हम दूषित ना करें। आज हम अपनी फैक्ट्रियों का पूरा मलबा पानी में घोल रहे हैं, नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, उनके जल को विषाक्त कर रहे हैं और नदियाँ उस तरह से फसलों को सिंचित नहीं कर पा रही हैं जिस तरह से वो कर पाती। वो पोषक तत्व जो वो दिया करती थी हमारी फसलों को वो नहीं दे पा रही हैं। इसी तरह से हम मिट्टी को भी दूषित प्रदूषित ना करें और मिट्टी से हम उसकी गुणवत्ता को ना छीनें, हम प्रकृति से उसकी शक्ति को ना छीनें। हर तरफ जो हम गंदगी फैला रहे हैं, अंधाधुंध इस मशीनी युग में हम दौड़ते चले जा रहे हैं, प्रकृति को नष्ट करते हुए, उसको क्षत विक्षत करते हुए हम जरा भी एक बार भी नहीं सोच रहे हैं कि इसका हमारे ही जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या हम खाने बिना जी पाएंगे? क्या हम पानी बिना रह पाएंगे? क्या हम हवा के बिना रह पाएंगे, सांस ले पाएंगे? ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं। लेकिन बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा देखिए कि विकास की इस यात्रा में मनुष्य उन उपादानों को ही नष्ट कर रहा है जिसके ऊपर वह निर्भर है, जो उसके पालन पोषण में सहायक है, उन्हीं को वह नष्ट किए दे रहा है। तो कविता हमें आगाह करती है कि अगर हम अपने जीवन को सुचारू रूप से जीना चाहते हैं तो हम प्रकृति को सुरक्षित रखें, उसे संरक्षित रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कवि नागार्जुन इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम अपने देश के अन्नदाता किसान के श्रम के प्रतिष्ठा को, महत्व को समझें और उसे उस स्थिति में जीवन जीने के लिए बाध्य न करें जिस स्थिति में वह जीवन जी रहा है। आज हमारे देश के लाखों हज़ारों करोड़ों किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही हमारी शासन व्यवस्था, और समाज भी उसके प्रति संवेदनशील नहीं है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किसान भूखों मर रहा है, हम सोचते हैं मरने दो, हमारा क्या जाता है। एक बार भी हमारे मन में यह सवाल नहीं आता कि अन्याय की ये चरम पराकाष्ठा है कि जिसकी वजह से हमें अन्न मिल रहा है, जो हमारा अन्नदाता है वह 2 मुट्ठी अन्न के लिए मोहताज है और उसी की थाली में रोटी नहीं है जो दूसरों का पेट भर रहा है। समाज को भी इस विषय में सोचना चाहिए। तो एक सकारात्मक संदेश देकर यह कविता हमारे जीवन को एक नई सोच अपनाने पर मजबूर करती है, विवश करती है। इस कविता के गूढ़ार्थ को अगर हम समझें तो हमें बहुत कुछ इस कविता से सीखने को मिलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें जीवन के लिए आवश्यक होती हैं जिसके बिना हम जीवन की परिकल्पना ही नहीं कर सकते, और वही है अन्न, हवा, जल, और उसी को हम खतरे में आज डाल रहे हैं। यह बुद्धिहीनता नहीं तो और क्या है। तो वक्त है कि अभी भी हम संभल जाएं और इन चीज़ों के महत्व को नकारे नहीं, बल्कि इनके विकास में, इनके संरक्षण में सहायक बने हम।